वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आशीष कुमार। आज हमारे साथ प्रधान जी सर है और हम दोनों मिलकर 2023 साइंस का जो एनसीईआरटी का बोर्ड पेपर आया है उसका सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये जो वीडियो होने वाली है इसके अंदर हम सॉल्यूशन करेंगे बोथ हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। यानी ये जो वीडियो होने वाली है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए मर्ज में होने वाली है, बोथ मीडियम के लिए एप्लीकेबल होगी। ठीक है, हम जो आज पेपर करने वाले हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पेपर के लेवल की बात करेंगे। ठीक है, अगर इस साल के हम पेपर को अगर हम पिछले साल यानी लास्ट प्रीवियस ईयर बोर्ड के जो पेपर से कंपैरिजन करें इसका, उसके कंपैरिजन में इस साल का जो पेपर आया है वो बहुत ही ज्यादा इजी टू मॉडरेट लेवल आया है। यानी ये बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं था। इसके सारे डायग्राम्स बहुत ही ज्यादा इजी आए। कोई भी उसने अलग से डायग्राम नहीं पूछा, अलग से क्वेश्चन नहीं पूछा। हालांकि एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो उसने बीच में से पुट किए हैं, हालांकि वो भी बाहर से नहीं है, सारा किताब के अंदर से ही आया है पेपर जो भी आया है। बाहर का एक भी क्वेश्चन एक्सटर्नल नहीं आया इसके अंदर। इसलिए जो हमारा ये जो बोर्ड का पेपर आया है वो बहुत ही ज्यादा इजी है इस बार। ठीक है, क्यों प्रधान जी? हाँ बिल्कुल, पेपर का लेवल इजी था। कोई एक आध क्वेश्चन था जो बुक के बीच में से आया है, वो भी ज्यादा हाई लेवल के नहीं थे, थोड़ा लैंग्वेज को समझ के किए हैं तो वो भी सही आंसर गए हैं। तो चलो, इस वीडियो के अंदर आपको सारे जो क्वेश्चन है उसके सारे आंसर्स मिलने वाले विद 100% एक्यूरेसी। आपको जितने भी आंसर है 100% जेन्युइन मिलेंगे। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले जो सेक्शन सॉल्व करेंगे वो सेक्शन ए है हमारा। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन इस साल आया है हिंदी मीडियम के लिए, वृद्धि का संदमन करने वाले हार्मोन का उदाहरण दीजिए। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो इसका आंसर जाहिर सी बात है सी होगा, एफसीसी अम्ल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एफसीसी एसिड। इसका राइट आंसर है स। इंग्लिश मीडियम के लिए सी आंसर होगा, स्पेसिफिक अम्ल। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की संस्थिति तथा संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है? यानी इंग्लिश में बोले तो विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग एंड द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो इसका एग्जाम्पल का जो आंसर होगा वो डायरेक्टली हमारे पास हो जाएगा अनुमस्तिष्क यानी स। पहले के दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा स। इंग्लिश में इसे सी यानी सेरेबलम बोलेंगे। ठीक सर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा? यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल फीचर ऑफ जीनोटाइप। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई विल बी। तो इसका जो एक्सटर्नल फीचर होगा, बाह्य लक्षण होगा, इसका करेक्ट आंसर है गोल और पीला, यानी सी। जो कैपिटल अक्षर होगा वो प्रभावी होता है हमेशा। ठीक है ना, तो पहले के तीसरे का राइट आंसर होगा सी। हिंदी मीडियम के लिए ऐसा है, इंग्लिश मीडियम के लिए गोल और पीला यानी राउंड एंड येलो, सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इंग्लिश में इसको बोलेंगे एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज। तो इसका करेक्ट आंसर सर? इसका होगा पवन ऊर्जा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पवन ऊर्जा। पहले के चौथे का आंसर ऑप्शन ए हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में ए ऑप्शन। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, राजस्थान में जल संग्रहण की पुरानी संकल्पना है। ठीक है, यानी इंग्लिश में द ओल्ड कंसेप्ट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन राजस्थान। यानी राजस्थान की बात कर रहा है और किसी स्टेट की बात नहीं कर रहा। तो इसके अंदर आपका आंसर आएगा करेक्ट ए यानी खादिन। हाँ, पहले के 5 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए ऑप्शन ए। ठीक है ना, खादिन। खादिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अब देखिए ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इस बोर्ड पेपर में जो सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट क्वेश्चन है वो यही है। इसमें आपसे पूछा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? यानी आपतन कोण का मान आपको दिया हुआ है और परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि आई बराबर आर होता है। ठीक है, तो हमको आई की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री, तो आर की वैल्यू डेफिनेटली कितनी होगी सर? 30 डिग्री। तो इसमें आंसर 90 डिग्री होती है, दोनों एंगल समान होते हैं। तो आपके पास जो एग्जाम्पल में ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा डी यानी द ऑप्शन द 30 डिग्री। 30 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, परितारिका की पेशियां किसको नियंत्रित करती हैं? यानी इंग्लिश में बोलेंगे द मसल्स ऑफ द आइरिस कंट्रोल्स। जो आइरिस होती हैं वो लेंस के साइज को कंट्रोल करती हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, परितारिका की पेशियां किसे नियंत्रित करती हैं? यानी द मसल्स ऑफ द आइरिस कंट्रोल्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है स यानी पुतली का आकार यानी साइज, और इंग्लिश में बोलेंगे इसे हम साइज ऑफ प्यूपाइल। लिखिए सर क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा सी, ऑप्शन सी। वेरी बेसिक और सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं अभी तक। 7 7 ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, kWh किस भौतिक राशि का मात्रक है? यानी किलोवाट आवर। इंग्लिश में बोलेंगे विच फिजिकल क्वांटिटी हैज kWh एज इट्स यूनिट्स। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है विद्युत ऊर्जा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इसका राइट आंसर होगा ब, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज पूछी है, बस इसने क्या किया, जो इसका डायग्राम होता है उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बना दिया। यानी इसमें आपको दिख रहे होंगे दो तरह के मीटर दिख रहे हैं, एक को सीरीज में जोड़ा है यानी श्रेणी क्रम में, और एक को किस में जोड़ा है सर, पैरेलल में। ठीक है, तो इसने पूछा है कि जो वाई पर जो जुड़ा हुआ है वो कौन सा मीटर है, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि हमेशा सीरीज के अंदर एमीटर जुड़ता है और पैरेलल के अंदर वोल्ट मीटर, तो कॉमन सी बात है एमीटर आएगा। तो इस वाई में जो अपन को हमको इसमें सीरीज कनेक्शन में इसने जोड़ रखा है वो एक्चुअली सीरीज कनेक्शन में एमीटर ही जुड़ेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी एमीटर। बिल्कुल। 9th क्वेश्चन का आंसर होगा द, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा संचारण, यानी इंग्लिश में बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर इन इन्वायरमेंट इज, देखो ये रिडक्शन तो होगा नहीं, रेंसिडिटी भी नहीं होता, कोरोजन, डेफिनेटली कोरोजन ही इसका आंसर है, और डी तो इसका होगा ही नहीं, डबल डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इसमें होगा ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 11th। ठीक है, 10th क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ब, संचारण यानी नंबर कोरोजन, कोरोजन, संचारण। क्वेश्चन नंबर 11, देखो ये जो क्वेश्चन है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज यानी सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। ठीक है, अगर आपको वो सीरीज याद है तो इस क्वेश्चन को करने में आपको मोस्टली 30 सेकंड्स लगने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें आपको दे रखा है एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, 3 मेटल्स दे रखी हैं, इनकी अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता हुआ क्रम पूछा है इसने। अब बढ़ता हुआ क्रम का मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले जो मेटल आएगी इसमें वो सबसे लेस रिएक्टिव होने वाली है। लेस रिएक्टिव का मतलब होता है जो सबसे कम अभिक्रियाशील होगी, और जो सबसे लास्ट में जो मेटल आएगी वो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होने वाली, यानी हाईली रिएक्टिव। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो अ होगा, यानी ए। 11th क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन, जिसमें आपको दे रखा है Fe, जिंक और एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है, फिर उससे कम होगी जिंक, और सबसे कम होती है आयरन। नेक्स्ट रिएक्शन हमको दे रखी है क्वेश्चन नंबर 12, CH3COOH, यानी ये हमको एसिटिक एसिड दे रखा है और इसकी रिएक्शन करा रहा है ये एल्कोहल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसिटिक एसिड प्लस एल्कोहल यानी CH3COOH प्लस CH3CH2OH, दोनों जब रिएक्शन करते हैं, एक्चुअली ये हमसे एस्टरीकरण रिएक्शन पूछ रहा है, यानी एस्ट्रिफिकेशन। अब जब ये रिएक्शन करेगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनने वाला वो एक्चुअली एस्टर बनेगा, और एस्टर का फॉर्मूला होता है CH3COOCH2CH3, यानी इसमें जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी है, यानी द। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर है का आंसर द है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकंड, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स करने यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एक्चुअली ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है लार में एक एंजाइम होता है जिसे लार या स्लैश कहते हैं, यानी यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो एक्चुअली हमारे जो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है, एंजाइम, वो हमारे पास एंजाइम होता है एमिलेस। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा एमिलेस एंजाइम। दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है सर? दूसरे का फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर है एमिलेस, एमिलेज एंजाइम, एंजाइम। सेकंड क्वेश्चन देखो आपको टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप पढ़ोगे चैप्टर को डीपली, ठीक है, तो अगर आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा हुआ है यानी कायिक प्रवर्धन, ठीक है, तो आपको उस डेफिनेशन के अंदर ही वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी इसने क्या पूछा सर, आप पढ़ के बताइए इसे। कायिक प्रवर्धन का लाभ यह है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे अनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। मतलब जो पौधे हैं एक दूसरे से कैसे होते हैं, इसका राइट आंसर होगा समान होते हैं। यानी जो अनुवांशिक रूप से जो जनक पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, समान। क्यों सर? यानी एक दूसरे के यूनिफॉर्म यानी इक्वल होंगे ये, ठीक है। यानी ये जो जनन का प्रोसेस है यानी रिप्रोडक्शन का, इसमें चेंजेस बहुत ही कम आते हैं। यानी जैसा पेरेंट होगा वैसा का वैसा उसका ऑफस्प्रिंग होने वाला है। यानी चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, यानी सब एक जैसे होंगे, समान होंगे, यानी इक्वल होने वाले हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वल, यानी हिंदी में समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका एक्चुअली बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन पूछा है इसने, जो आसानी से जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएंगे। यानी इंग्लिश में बोलेंगे सब्सटेंसेस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड, इंग्लिश में से बोलेंगे बायोडिग्रेडेबल, और हिंदी में बोलेंगे जैव निम्नीकरणीय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर जैव निम्नीकरणीय। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इजी है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में परस्पर क्या होने वाला है? सजातीय ध्रुव यानी
लाइक पोल्स ऑफ मैग्नेट, यानी एक जैसे पोल्स होने वाले हैं। अगर यहाँ पर भी नॉर्थ है तो इधर भी नॉर्थ होगा, या फिर इधर भी साउथ है तो इधर भी साउथ होगा। ऐसी कंडीशन में क्या होता है सर, हमेशा हमारे पास प्रतिकर्षण, यानी रेपल होता है, एक दूसरे से वो दूर भागते हैं, ठीक है। एट्रैक्शन नहीं होगा, प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को रेपल करेंगे। नेक्स्ट, सिरका में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम है, ठीक है। तो एक्चुअली सिरका, अब सिरका को इंग्लिश में विनेगर बोलते हैं, तो विनेगर में जो एसिड होने वाला है उसका नाम होता है एसिटिक। एक्चुअली विनेगर बनता है 3 to 4% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एक्चुअली जो विनेगर बना होता है वो एसिटिक एसिड से ही बना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सर एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट है हमारे पास, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों की संख्या कितनी है? अब देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है जो काफी उसने डीप से नहीं तो आप बोल सकते हो थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन है, जो आपको नॉर्मली देखने के लिए कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, यानी आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आपने एक चीज नोटिस की है कि जो फर्स्ट पीरियड होता है, फर्स्ट आवर्त, उसमें 2 ही तत्व होते हैं। सेकंड में फिर 8 होते हैं, थर्ड में भी 8 होते हैं, फिर हमारे पास 18 आ जाते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपको कहीं टेक्स्ट बुक में देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है, जो लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं वो वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा 8। कईयों ने इसमें 18 करके आया सर, और उन्होंने गलत किया। नहीं, वो गलत है सर, वो गलत है। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो मॉडर्न पहले में 2 आएंगे, बाकी जो 6 है आगे की तरफ आएंगे, ठीक है ना, क्योंकि 3 से लगाकर 12 तक खाली रहते हैं। तो आप जब ऑब्जर्व करोगे, सेकंड जो हमारे पास रो होती है, ठीक है, और थर्ड जो रो होगी, दोनों के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो 18 एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं वो, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 8 होगा। अब इसमें आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये आंसर कईयों का गलत हुआ है, और जिन्होंने 8 लिखा है वो बेस्ट निश्चिंत रही है, ठीक है, उनका आंसर 8 एकदम करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वेट, बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है सेक्शन ए का, अति लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। आपको जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें 12 क्वेश्चन दिए हुए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर या तो एक वर्ड में देना है या एक पंक्ति में देना है, ठीक है ना। हार्मोन क्रिया को कौन सी क्रिया विधि नियंत्रित करती है? हिंदी मीडियम के अनुसार इसका राइट आंसर होगा पुनर्भरण क्रिया विधि। सर आप बताओ इंग्लिश मीडियम में। विच मैकेनिज्म रेगुलेट्स द एक्शन ऑफ हार्मोन, यानी जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, उसकी क्वांटिटी और कौन से टाइम पर कितना अमाउंट हार्मोन का रिलीज होगा, वो एक्चुअली हमारे शरीर में एक मैकेनिज्म होता है जिसे फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं, यानी हिंदी में इसको बोलेंगे हम पुनर्भरण क्रिया विधि, ठीक है। वो एक ऐसा तंत्र है जो हमारे बॉडी में हार्मोन्स के सिक्रेशन से लेकर रिलीज तक, यानी उनके बनने से लेकर रिलीज होने तक के जो सिस्टम होगा उसको कंट्रोल करेगा, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है, बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का नाम लिखिए। बहुखंडन जो प्रदर्शित करेगा एक ही जीव पूछा है इसने, तो एक्चुअली इसमें हमारी बुक में डायग्राम भी दे रखा है। इसका करेक्ट आंसर होगा प्लाज्मोडियम, और हिंदी में इसको प्लाज्मोडियम ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। जीवाश्मी ईंधन के उपयोग से होने वाली एक हानि लिखिए। यानी फॉसिल फ्यूल्स के जो यूटिलाइजेशन से जो हमारे पास एक यानी इसका एक डिसएडवांटेज पूछा है इसने, ठीक है, कि हम जैसे लकड़ी कोयला वगैरह को ज्यादा यूज करेंगे, तो एक्चुअली एक ही आपको उसमें आंसर लिखना है। तो इससे जो एक डिसएडवांटेज होता है, एक हानि होगी, वो आप एयर पोल्यूशन लिख सकते हो, इससे बेटर और कुछ होगा नहीं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर आप लिख सकते हो एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण हिंदी में, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। पारितंत्र के अजैविक घटक का एक उदाहरण दीजिए। देखिए, पारितंत्र जो होता है उसमें जैविक और अजैविक 2 प्रकार के घटक होते हैं। जैविक में जो जिंदा चीजें हैं जिनके अंदर जान पाई जाती है वो जैविक घटक होते हैं, ठीक है, और जिनमें प्राण नहीं पाए जाएंगे वो अजैविक घटक होते हैं। अजैविक घटक में आप लिख सकते हो मिट्टी, पानी, जमीन, वॉटएवर, जो भी हमारे पास जो निर्जीव चीजें होती हैं, और इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे गिव वन एग्जांपल ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम जो कंटेन करता है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग 2 टाइप्स की थिंग्स होती हैं। आपको लिविंग नहीं लिखना, आपको नॉन लिविंग एलिमेंट्स लिखने। तो नॉन लिविंग एलिमेंट्स एक आप सोइल लिख सकते हो, वाटर लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो। इसने बस हमसे एक ही पूछा है, तो हम इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 5वां क्वेश्चन है।
भौतिक राशियों P बराबर 5 ओम एवं Q बराबर 8 गुणा 10 की पावर -4 ओम मीटर के चालकों की लंबाई आदि करने पर P व Q के संगत मान लिखी है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको P एंड Q दो फिजिकल क्वांटिटीज दे रखी है, यानी भौतिक राशियां। P, अब ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन में आपको P बराबर 5 ओम दे रखा है, 5 ओम्स। अब आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि ओम किसकी यूनिट होती है, यानी उसका मात्रक किसका है, वो मात्रक होता है रेजिस्टेंस का, यानी प्रतिरोध का। तो एक्चुअली आपके पास यहाँ पर एक चालक दे रखा है, मान लीजिए एक चालक तार है हमारे पास, ठीक है, और इसका P बराबर हमको 5 ओम्स दे रखा है। 5 ओम्स एक्चुअली इसकी रेजिस्टेंस होगा, यानी प्रतिरोध होगा। अगर उसने उस तार को हाफ में कट कर दिया, यानी उसको आधा काट दिया है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो R होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर हम L को इंक्रीज करेंगे तो R भी इंक्रीज होगा, और L को डिक्रीज करेंगे तो R भी डिक्रीज होगा। अब इसने इसकी लेंथ को हाफ कर दिया है, तो आप खुद देख सकते हो अगर ये 5 ओम्स होगा और इसको कट कर दिया इसने, तो जो हमारे पास रेजिस्टेंस होगा R, वो भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वो भी कितना होने वाला है, हाफ। तो L बराबर अब हमारे पास जो R की वैल्यू आएगी, पहले थी 5, अब ये क्या हो जाएगी 5/2, यानी R इज इक्वल टू 2.5 ओम। ये इसका करेक्ट आंसर होने राइट आंसर। जो R की वैल्यू दी हुई है 2.5 दी हुई है। प्रतिरोध की अपन लंबाई को घटाते हैं तो प्रतिरोध भी घटता है। कोई भी चालक तार होगा उसकी लंबाई को आधी करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। पहले अपन को 5 ओम दे रखा था, तो लंबाई को अपन ने आधे करने को लिए कह रहा है क्वेश्चन में, तो अपन लंबाई को आधी करेंगे तो प्रतिरोध भी आधा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, Q इक्वल टू हमको क्या दे रखा सर, बिल्कुल 8 गुणा 8 इंटू 10 पावर -4 ओम मीटर। अब ध्यान से देखिए, इसने ये नहीं बोला कि हमको रेजिस्टिविटी मेंशन की हुई, यानी प्रतिरोधकता। हमको ये खुद आइडेंटिफाई करना है कि ओम इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, किसका मात्रक होता है, ये होता है प्रतिरोधकता। बिल्कुल। अब हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि प्रतिरोधकता पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सा पदार्थ है। अब मान लो इसने एक तांबे का तार ले रखा है और उसको बीच में से काट दिया, अब वो उसके कितने ही टुकड़े कर ले, उसका जो प्रतिरोधकता रहेगा, यानी रो की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा इक्वल रहेगी। यानी दैट मीन्स आप इसको आधा कर दो या इसके 4 टुकड़े कर दो, इस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा, इसकी जो वैल्यू है वो सेम रहेगी। यानी यहाँ पर P तो जरूर 2.5 ओम आंसर रहेगा, लेकिन अगर ये Q की वैल्यू पूछ रहा है कि Q पर क्या डिफरेंस पड़ेगा, क्या उस पर फर्क पड़ने वाला है, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपको लिखना है कि प्रतिरोधकता बस किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पे, यानी नेचर ऑफ द मटेरियल जो आपने यूज किया है, और साथ में ताप पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ताप यानी टेम्परेचर को मेंशन इस क्वेश्चन में उसने किया हुआ नहीं है। तो एक्चुअली P का जो मान आएगा, ठीक है, कि P पे क्या डिफरेंस पड़ेगा, वो पड़ेगा R, उसका जो कितना हो जाएगा 2.5, और Q पर कुछ भी डिफरेंस नहीं पड़ेगा, ये सेम ही वैल्यू रहने Q का समान रहेगा, क्योंकि Q का जो मान होता है वो फिक्स होता है हमेशा। जो प्रतिरोधकता होता है उसका मान फिक्स होता है, बाकी जो रेजिस्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर एवं उसके चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को प्रदर्शित करने के लिए चित्र बनाइए। केवल और केवल आपको जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी रेखाओं को प्रदर्शित करके एक डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। अब इसने आपको पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ड्रॉ डायग्राम टू शो लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड अराउंड अ करंट कैरिंग सोलेनोइड। दैट मींस इसने सोलेनोइड का एक डायग्राम पूछा है। डायग्राम है 1 मार्क्स के अंदर, तो आपको ज्यादा कुछ इसमें डिटेल लिखनी नहीं है, बस आपको डायग्राम समझाना है। और एक चीज जो इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है वो होगी इसके अंदर पोल्स, कि आपने पोल्स कहां पर क्रिएट किए हैं। ठीक है, देखते हैं इसका डायग्राम। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक सोलेनोइड आएगी, ठीक है, बिल्कुल। ये मान लीजिए सोलेनोइड है और इसको आपको एक बैटरी से कनेक्ट करना है। यहाँ इसका प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस, और हम यहाँ पर एक की लगा देते हैं। ठीक है, एक्चुअली आपको यहाँ पर बी लिखना होगा और यहाँ प्लस माइनस आपने लिखा, बी का मतलब बैटरी होता है, ये होता है हमारा की। ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा हमारा, यहाँ से आएगा। अब एक्चुअली जो इसका डायग्राम बनेगा वो अंदर की तरफ से, यानी इनसाइड एंड आउटसाइड पूछा है, तो आपको इनसाइड का डायग्राम अच्छे से बनाना पड़ेगा। और इनसाइड में हम जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र, तो ये चीज आपको अच्छे से लिखनी पड़ेगी। तो इसका जो डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये वाला डायग्राम बनेगा इसमें। और ध्यान रखिएगा, अगर ये प्लस पॉइंट इधर है, यानी टर्मिनल इधर होगा, तो यहाँ पर जो पोल क्रिएट होगा वो एन होगा, और इस साइड में कौन सा होने वाला है, एस। और एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर आपको एरो का निशान जरूर लगाना पड़ेगा। एरो का मतलब होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी है, वो जाएगी एन से निकलेगी, यानी एन से साउथ में एंटर करती है, तो ये ऐसे निकलेगा और ये यहाँ से ऐसे निकलेगा। ये कंप्लीट डायग्राम बनेगा उसके अंदर। और आपको ये बोनस पॉइंट रहेगा, अगर आप लिखते हो तो अच्छा रहेगा, इससे आपका इंप्रेशन पड़ता है कि यहाँ जो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बना है वो कौन सा है, वो है यूनिफॉर्म, समान रहता है वो मैग्नेटिक सोलेनोइड के अंदर फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो समान रहता है, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के Yes, साथ sir. शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको और भी जो पेपर्स हमारे साथ सोल्व होने, जैसे अब मैथमेटिक्स का पेपर है तो आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन इसी चैनल पर मिलेगा। और इसी के साथ साथ 10th क्लास के जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उसकी प्रिपरेशन होगी, रीड लेवल तक के जो कंटेंट होगा वो आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो बिल्कुल। सब्सक्राइब कीजिए हमारे भाई प्रधान। और ये बात है कि मतलब जो संस्कृत का पेपर होगा मैथ के बाद में, उसका भी अपने जो सर हैं वो सॉल्यूशन करवाएंगे, तो इसीलिए अपन चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कंप्लीट चैनल आपकी स्टडी के लिए ही ओरिएंटेड, ठीक है? ठीक है। आगे जाने वाले टाइम में हम और भी अच्छा कंटेंट अवेलेबल कराएंगे, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो एंड जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए। यानी डिफाइन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपको इसमें परिभाषित करना है, यानी रिएक्शन पूछिए इसमें, आपको रिएक्शन जरूर लिखना है। अब ऐसा नहीं कि ओनली रिएक्शन लिख के इसको छोड़ दिया, अगर आप इसको मेंशन भी करोगे कि ये होती क्या है तो आपके लिए बोनस पॉइंट रहेगा। दैट मींस इसमें आपको लिखना है वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाते हैं, यानी व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट्स विद ईच अदर दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आपको इसमें एक सीधी सी रिएक्शन लिख देनी है जो वेरी सिंपल है। सब जानते हैं कि हमारे पास एक एसिड लेते हैं, वो पॉपुलर एसिड है हमारे पास HCl, और एक बेस होता है NOH। दोनों रिएक्शन करके NaCl बनाएंगे प्लस H2O निकलेगा। ये होता है हमारे पास सॉल्ट, ये होता है वाटर, ये हमारे पास है बेस, और ये है हमारे पास एसिड। तो दिस इज द टाइप ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। आधुनिक आवर्त नियम का हमको ओनली स्टेटमेंट देना है जो एक लाइन का होगा, वन लाइनर होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इसने हमसे पूछा है आवर्त नियम, आधुनिक सारणी का पूछा है, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर आएगा ना कि मास आएगा। मास तब आता है जब उसने मेंडलीव का पूछा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखिए ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन हमको दे रखी है कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन H2 एरो, हाँ हीट लिख दो ऊपर, और क्या दे रखा है सर, और कॉपर प्लस Cu प्लस H2O जल H2। देखिए इस रिएक्शन में इसने हमसे पूछा है कि राइट द नेम ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस्ड इन द अबव रिएक्शन, कि कौन सा यहाँ पर रिएक्टेंट रिड्यूस हुआ है, यानी कौन से अभिकारक का अपचयन हुआ है। तो एक्चुअली हम जानते हैं कि उपचयन और अपचयन में हम क्या जानते हैं, हम यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्टेंट्स हैं, दैट मींस इसका मतलब होता है अभिकारक। अगर हम इस हाइड्रोजन को देखें तो ये देखो हाइड्रोजन आगे जाके H2 के अंदर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन गेन हो रहा है, और ऑक्सीजन गेन होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन। हम बात कर रहे हैं, इसने पूछा हमसे क्या है, रिडक्शन पूछा है। तो एक्चुअली इसको देखो आप, ये हमारे पास कॉपर ऑक्साइड को हम अगर इधर देखें तो कॉपर ऑक्साइड किस में चेंज हो रहा है, कॉपर के अंदर। यहाँ से कौन सी चीज यहाँ से रिमूव हो चुकी है, ऑक्सीजन। और हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन रिमूव होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पर इस कंपोनेंट का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे हम अपचयन हो रहा है कॉपर का, और यहाँ पर उपचयन भी हो रहा है। एक्चुअली दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में से सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। देखिए आपके एक स्टेटमेंट दे रखा है कि नेचर में जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। तो एक्चुअली ये बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित है। वेरी सिंपल क्वेश्चन आया बिल्कुल। मेथेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा है, बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं पूछा। तो आपको इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे कि कैसे मेथेन का क्रिएशन हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेथेन का फॉर्मूला आना चाहिए जो कि CH4 होता है। तो चलिए इसका हम डायग्राम देखेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो हम जानते हैं कि कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, ठीक है। और इसके साथ हम जानते हैं CH4 किसका होता है भाई, मीथेन होता है, उसका ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर कार्बन 1 होगा और हाइड्रोजन 4। तो यहाँ एक्चुअली आपको ये कर देना कि हाइड्रोजन लेके आ जाइए, और यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम पॉपुलरली जानते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजक बंध। तो एक्चुअली आपको यहाँ पर ऐसे करना है, हाइड्रोजन के पास 2 होते हैं, हाइड्रोजन का रिंग बना दीजिए। इस हाइड्रोजन की रिंग हो जाएगी, इस वाले की और इस वाले की। अब एक्चुअली कार्बन की बात करें, कार्बन देखिए 4 इसके पास इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने अदर हाइड्रोजन से ले ली, तो इसकी जो रिंग होगी वो कुछ ऐसी बन जाएगी। दिस इज द कंप्लीट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, सेक्शन आने वाला है सेक्शन बी की, विच इज सेक्शन बी। ठीक है सर, सेक्शन डाल दो यहाँ पे, सेक्शन बी। ओके सर, यहाँ सेक्शन बी डाल जाएगा। सेक्शन बी की बात करेंगे अब अपन।
क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे अपन, जैव प्रक्रम को परिभाषित कीजिए। देखिए जैव प्रक्रम यानी इंग्लिश में से बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम क्या होता है? सभी जीवों के अंदर अनुरक्षण के जो सभी प्रक्रम होंगे उसको हम जैव प्रक्रम बोलते हैं, यानी वे सभी प्रक्रम जो हमारे अंदर अनुरक्षण का कार्य करते हैं, यानी मेंटेनेंस का फंक्शन करेंगे। ठीक है, यानी वो सभी फंक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर मेंटेनेंस और रेगुलेशन का वर्क करते हैं, उसको हम वो सारे प्रोसेस क्या कहलाएंगे? लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया यानी श्वसन हो गया, पाचन हो गया और उत्सर्जन। ये सभी जो प्रक्रियाएं मिलकर जैव प्रक्रम का निर्माण करती है, यानी लाइफ प्रोसेस कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित कीजिए तथा इसके 2 उदाहरण दीजिए। देखिए एक लिंगी पुष्प वो होगा जिसमें या तो पुंकेसर पाया जाएगा या फिर स्त्री केसर, यानी इंग्लिश में इसे बोलते हैं आइदर स्टामेन और पिस्टिल। यानी अगर किसी फ्लावर के अंदर, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट के अंदर या तो स्टामेन हो या फिर पिस्टिल हो, दोनों में से एक ही चीज होनी चाहिए। इसी को हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक लिंगी पुष्प। ठीक है, इसका एग्जाम्पल 2 है, हमको दे रखा है पपीता और तरबूज, यानी पपाया एंड वाटरमेलन। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। तो इसका डायग्राम हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, वर्तिकाग्र पर परागकणों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए, यानी इंग्लिश में इसको बोलेंगे हम ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑन स्टिग्मा। ध्यान से देखिए, इसमें जो डायग्राम दे रखा है इसमें आपको वो प्रोसेस बतानी जिसमें से रिप्रोडक्शन होता है इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी जनन होगा पुष्पों के अंदर। ये डायग्राम हमने सामने बना रखा है, जिसमें आप देख सकते हैं ये वाला डायग्राम बनेगा। इसके अंदर ऊपर ही ऊपर हमारे पास परागकण होते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स, उसके बाद में वर्तिकाग्र यानी जिसे हम स्टिग्मा बोलेंगे, नर युग्मक यानी मेल जर्म सेल, यानी ये कहां से आता है? ये हमारे परागकण यानी पोलन ग्रेन से आएगा। ठीक है, ये जिस नली में से होके हुए जाएगा उसको हम पराग नली बोलते हैं, यानी पोलन ट्यूब। इस ट्यूब में से होने के बाद ये डायरेक्टली अंडाशय यानी ओवेरी में जाता है, और ओवेरी में किसके साथ मिल जाएगा? ये मादा युग्मक, जिसे हम बोलते हैं फीमेल जर्म सेल। और यहाँ पर निषेचन होता है, अंडाशय बोलते हैं। ये जो कंप्लीट नीचे का पार्ट होता है, ठीक है, इसको हम ओवेरी बोलते हैं यानी अंडाशय। और लास्ट और जो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने के बाद यहाँ निषेचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए। इसके अंदर जो चित्र बनेगा वो चैप्टर नंबर ये 15 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच प्रवाह को समझाइए। ऊर्जा के प्रवाह को समझाना, यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सप्लेन द फ्लो ऑफ एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इसके अंदर जो डायग्राम बनेगा वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, वेरी सिंपलेस्ट डायग्राम आपको बुक के अंदर मेंशन दे रखा है, फूड वेब के जस्ट नीचे यानी आहार श्रृंखला के जस्ट नीचे। ठीक है, आहार जाल के नीचे। तो आपको ये जो डायग्राम दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा बुक के अंदर, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके आएगा शीर्ष मांसाहारी यानी टॉप कार्निवोरस, उसके नीचे आता है मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं कार्निवोरस, फिर आएगा शाकाहारी यानी हर्बीवोरस, उत्पादक यानी प्रोड्यूसर, और लास्ट में आता है अपने पास सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट। तो ये वाला इसके अंदर आंसर आएगा। वेरी सिंपल डायग्राम था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन की बात करेंगे, लेंस के आवर्धन की परिभाषा दीजिए। इसके अंदर आपको बताना है डिफाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू, ये देखिए मैग्निफिकेशन मिरर का अलग होता है और लेंस का अलग होता है, यानी दर्पण का अलग होगा और लेंस का अलग होगा। तो इसने अपन से पूछा लेंस का, तो लेंस के लिए जो फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन uv होता है। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करोगे कि द हाइट ऑफ द इमेज और जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है उसके रेशियो को अपन बोलते हैं मैग्निफिकेशन, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई को जिस अनुपात में व्यक्त करते हैं उस अनुपात का नाम होता है आवर्धन। जिसमें प्रतिबिंब का जो हाइट होगा यानी हाइट ऑफ द इमेज वो ऊपर आता है और वस्तु की ऊंचाई नीचे आएगी। बिल्कुल, आवर्धन का आप फॉर्मूला भी लिख के आओगे तो थोड़ा एग्जामिनर की दृष्टि में प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। यस सर, ठीक है। इसी में नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, वाहनों के पश्चात दर्पण के रूप में प्रयुक्त गोलीय दर्पण का नाम लिखिए। क्लासों में सर ने बताया, मैंने बताया कि जो गाड़ी चालक होता है वो पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करता है, उस दर्पण का नाम बताना है। तो आपके अंदर इसमें करेक्ट आंसर आएगा उत्तल दर्पण, जिसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और अगर ये हेडलाइट की बात करता तो वहां पर हमारा कॉनकेव मिरर आता है यानी अवतल दर्पण। बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत विभवांतर की परिभाषा दीजिए। देखो, विद्युत विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस की बात करा तो एक्चुअली एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो कार्य किया जाता है, ठीक है, उसको हम विभवांतर बोलते हैं। ठीक है, यानी इंग्लिश में अगर हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है,
एक निश्चित बिंदु होता है, एक निश्चित पॉइंट से दूसरे निश्चित बिंदु तक ले जाने वाला किया गया कार्य क्या कहलाता है? विभवांतर। इसमें आपको एक फॉर्मूला भी लिख देंगे, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो आपको बेनिफिट रहेगा उसका। नेक्स्ट, इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जूल के तापन जिस नियम पर आधारित किन्हीं दो युक्तियों के नाम लिखिए। दो युक्तियां, कोई सी भी जो मतलब उसमें से करंट फ्लो होने पे वो हीट प्रोड्यूस करती है। लाइक इसमें आप हीटर लिख सकते हो, गीजर लिख सकते हो, आयरन यानी प्रेस लिख सकते हो। तो आपको 3 एग्जांपल बता दिए, कोई भी 2 लिखने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधकों के संयोजन के सूत्र को व्यक्त कीजिए। तो इसमें आपको देखो, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा है और इसने पूछा है सीरीज कनेक्शन में जो आपका फॉर्मूला बनता है, यानी R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, इसका आपको फॉर्मूला डेराइव करना है। तो एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम बनेगा, फिर इसमें आपको कौन सी लाइन लिखनी है। हम जानते हैं कि अगर हम सीरीज कनेक्शन की बात करें श्रेणी क्रम की, तो उसमें जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो डिवाइड हो जाती है। लाइक आपने 3 रजिस्टर लिए हैं, 3 प्रतिरोध लिए हैं, R1 R2 R3, तो वो क्या कंज्यूम करते हैं? वोल्टेज कंज्यूम करेंगे। लाइक आपने V वोल्ट की बैटरी लगाई है, तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो V1 वोल्ट ले लेगा, सेकंड वाला V2 ले लेगा और थर्ड वाला V2, और लास्ट में आपको क्या करना है? कैपिटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, और लास्ट में आपको इसमें क्या करना है? ओम्स लॉ पुट कर देना। तो आप ओम्स लॉ जब पुट करोगे तो V इक्वल टू कैपिटल IR आ जाएगा, और इधर कैपिटल I R1 प्लस कैपिटल I R2 प्लस कैपिटल I R3, और लास्ट में आपका जो फॉर्मूला बनेगा, I से I कैंसिल आउट होने के बाद R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, R3 तक पूरा लिखना है क्योंकि इसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना, 3 प्रतिरोधों की बात करें। हाँ, यहाँ पर डेफिनेटली आप 3 ही कनेक्ट करना है, 2 भी करोगे तो आपका हो सकता है नंबर कट जाए। आपको लास्ट में RN नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्रतिरोध दिए हुए हैं। जब वो 3 प्रतिरोधों की बात नहीं करता तब अपन लास्ट में RN करके डॉट डॉट कर देते। यहाँ पर डॉट डॉट का कंसेप्ट भी नहीं लगाना है, यानी कैपिटल R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत सांद्रित्र होता है, उपकरणों को समांतर या पार्श्व क्रम में संयोजन क्यों करते हैं, क्यों जोड़ते हैं उनको? क्योंकि जो समांतर क्रम में कनेक्शन होता है उसमें वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है, और वोल्टेज का मान अलग अलग होता है, करंट का मान समान होता है। तो कोई भी एक डिवाइस डैमेज होने के कारण अन्य डिवाइसों को प्रभावित न हो। तो सर देखो, इंग्लिश में इसने बोला है व्हाई आर द हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट्स द इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस, यानी इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी जितने भी हमारे घर में जितने भी उपकरण है, यानी ये जो एपरेटस वगैरह दे रखे हैं यानी इंस्ट्रूमेंट्स, उनको हम पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? इसके देखो 2 मेजर रीजन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं कि अगर हम पैरेलल कनेक्शन में अगर एप्लीकेशंस को जोड़ेंगे, यानी एप्लीकेशंस को, ठीक है, अप्लायंसेस को, ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, वोल्टेज अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करते हैं तो हर एक एप्लीकेशन पे क्या रहेगा? वोल्टेज इक्वल रहेगा। यानी अगर हम एक फैन को और एक बल्ब को दोनों को ही पैरेलली जोड़ रहे हैं तो दोनों के ऊपर जो वोल्टेज कंज्यूम यानी कंजम्पशन होगा वो 220 वोल्ट ही होने वाला है। यानी एक एडवांटेज होता है इसको कि वोल्टेज दोनों जगह क्या हो जाएगी? इक्वल। और सेकंड जो इसमें फायदा जो हमको होता है कि मान लीजिए एक भी कनेक्शन यानी एक भी अगर आप बात करते हो एप्लीकेशन की यानी एक इंस्ट्रूमेंट की, वो अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, या फिर उसमें मान लो कुछ भी खराबी हो जाती, तो बाकी के सारे जब भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे वो डिस्टर्ब नहीं होंगे, वो लगातार चलते रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर हम बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की, अगर एक भी वहां से ब्रेकडाउन हो जाता है तो पूरा सर्किट में क्या हो जाएगा? सारे इंस्ट्रूमेंट्स हमारे काम करना यानी वर्क करना बंद कर देंगे। तो आपको 2 ही चीजें लिखनी है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, फ्लेमिंग का वाम हस्त बायां हाथ का नियम लिखो। कौन सा नियम लिखना है? फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो लिखना है, यानी इंग्लिश में से बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यदि हम हमारी 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर हम स्ट्रेच आउट करेंगे, यानी तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठ को लंबवत फैलाना पड़ता है, ठीक है। तो आपकी तर्जनी यानी 4 फिंगर होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, यानी चुंबकीय क्षेत्र, और मिडिल फिंगर यानी जो हमारी मध्यमा उंगली होती है ये होनी चाहिए विद्युत धारा की डायरेक्शन। तो आपका जो ये थंब होगा वो किसको शो करता है? चालक पर लगने वाले बल, यानी फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। दिस इज द ये इसकी टोटल डेफिनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी में सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण को परिभाषित करिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात कर रहा है। तो एक्चुअली हमने देखा है कि जैसे हमने एक सोलेनोइड की बात की थी, ये चैप्टर नंबर 13 से आया हुआ है, तो उसके अंदर आपको 2 सोलेनोइड दे रखी हैं, यानी एक ही पाइप पर 2 कुंडलियां, जिसमें प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली याद कीजिए दे रखा होगा, यानी प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल। अगर प्राइमरी कॉइल में अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, ठीक है, और सेकेंडरी कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, तो वहां जो करंट इंड्यूस होता है उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं
इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं वैद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यानी किसी एक चालक में परिवर्तित चुंबकीय होने पर, चुंबकीय क्षेत्र होने पर किसी दूसरे चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाने यानी प्रेरित हो जाने, या उत्पन्न नहीं प्रेरित लिखेंगे हम। तो ये जो हमारा प्रिंसिपल होगा इसको हम बोलेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, वर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। देखिए इनकी अर्थ भी लिखना है, इनको परिभाषित भी करना है और इनकी जो इक्वेशन है वो भी लिखवाना है। देखिए वर्जन और निस्तापन की एक्चुअली इसने परिभाषा पूछी है, बट एक्चुअली आपको इसमें बेनिफिट पॉइंट तब रहेगा जब आपने इसके अंदर रिएक्शन लिख के आए हो। अब आप जानते हो वर्जन और निस्तापन मतलब होता है रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो जो वर्जन की बात होती है इसमें हम सल्फाइड और लेते हैं यानी सल्फाइड अयस्क लेते हैं, और सल्फाइड अयस्क की हम किससे रिएक्शन कराते हैं? ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, ठीक है, यानी तापन करेंगे उसका, ठीक है। तो एक्चुअली वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो ऑक्साइड के अंदर चेंज हो जाएगा और साथ में SO2 गैस निकलती है। ये रिएक्शन आप बुक में देख सकते हो और हमारे नोट्स में भी लिखी हुई है। जो नेक्स्ट चीज है इसमें निस्तापन यानी कैल्सिनेशन पूछा है। कैल्सिनेशन इज वेरी सिंपल, इसमें आपको कार्बोनेट और लेना पड़ता है यानी कार्बोनेट अयस्क, और आपकी बुक में दे रखा है जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। अब जब आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ZnO यानी जिसको हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड, और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस निकल जाती है? हमारी CO2 गैस निकल जाती है। हम दोनों रिएक्शन यहाँ पर लिख रहे हैं। तो देखिए जो इसकी रिएक्शन होगी वो होती है 2ZnS, मार्क कर दीजिए, 2ZnS प्लस 3O2। यहां से जो हमारा बनेगा ZnO प्लस SO2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर बैलेंस रिएक्शन लिखनी है आपको। अब अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर ये, और ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो रहे हैं, यहाँ पर कितने हो रहे हैं? तो यहाँ पर 2 लग जाएगा। दैट इज दिस इज बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। ये होता है हमारा रोस्टिंग। ये क्या चीज होती है हमारी? रोस्टिंग, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं बर्जन रिएक्शन। कौन सी बोलते हैं? अब देखो यहाँ पर हमने एक चीज नहीं लिखी, यहाँ पर तापन आएगा नीचे यानी हीट, राइट। ये हमारे पास क्या हो गया? बर्जन। निस्तापन भी देख लीजिए, जिसको हम कैल्सिनेशन बोलते हैं। वो रिएक्शन होती है हमारी ZnCO3 यानी कार्बोनेट और लेना है अपन को, ठीक है। और वापस इसको आप ताप दोगे तो किस में चेंज हो जाएगी? ZnO प्लस यहां से जो गैस निकलेगी वो CO2 गैस। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैल्सिनेशन, यानी ये होता है हमारा निस्तापन, ठीक है। जो समीकरण वगैरह दिए हुए हैं, अभी का रिएक्शन दिए हुए हैं, उनको बैलेंस करना वेरी कंपलसरी है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिकर्मकों के साथ एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, यह आपके चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन है। अब एक्चुअली आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको अल्कोहल की रिएक्शन करानी है। एथेनॉल मींस अल्कोहल होता है, इसकी रिएक्शन कराओगे आप सोडियम के साथ। तो एक्चुअली यहाँ पर सोडियम एथोक्साइड बनता है, ऑलराइट। ये आपके पास ये जो रिएक्शन है हम बोर्ड पे लिखते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 4, ठीक है, सॉरी 14 है हमारे पास। निम्नलिखित अभिकर्मों के साथ एथेनॉल के रासायनिक अभिक्रियाओं के संतुलित समीकरण लिखिए। यानी आपको लिखना है, राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एथेनॉल विद फॉलोइंग रिएजेंट्स, ठीक है। रिएजेंट्स अपन को दे रखे हैं Na और कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन टेम्परेचर। तो देखिए आपको यहाँ पर अल्कोहल की रिएक्शन यानी एथेनॉल की रिएक्शन करानी है सोडियम के साथ। तो ये जो रिएक्शन है हमने यहाँ पर लिखी हुई है, सोडियम प्लस ये हमारे पास ये दे रखा है अल्कोहल। हमारे पास यहाँ पर ये जो चीज बनी है CH3CONA प्लस H2, एक्चुअली ये सोडियम एथोक्साइड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा जब हम अल्कोहल की सोडियम से रिएक्शन करेंगे। ये अल्कोहल हो गया और ये सोडियम हो गया। सेकंड जो हमसे पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 443 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी 443 केल्विन पर तापमान पर, ठीक है, सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इसकी जो रिएक्शन होगी वो आपको यहाँ पर लिखी हुई है, CH3CH2OH। ये हमारे पास अल्कोहल दे रखा है, इसकी हमने सांद्र H2SO4 यानी कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो आपके बन रहा है यहाँ पर, एक्चुअली इसका नाम क्या है, एथीन है, और प्लस यहाँ पर क्या निकला हमारे साथ, H2 निकल रहा है, ठीक है। तो ये दोनों इसके आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, साबुन की मिसेल संरचना का चित्र बनाइए। जो साबुन का मिसेल है वो चित्र, ये पिछली बार भी आया था क्वेश्चन सर, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम है बहुत ज्यादा इजी है। देखो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक तेलीय गंदगी यानी आपको एक तेलीय गंदगी बनानी है, इसके बाद में आपको यहाँ साबुन के स्ट्रक्चर बनाने, ठीक है। अब ये यहाँ पर लास्ट में Na आता है, आपको याद होगा Na प्लस होता है सर, इधर नाम ये Na प्लस होगा, यहाँ पर भी Na प्लस होगा। अब कई बच्चे सर ये पूछते हैं कि सर हम यहाँ पर ऐसे कितने बनाएं, या आपने लाइन बनाई कितने बनाए, कोई बोलता है 10 से, कोई बोलता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बनाओगे, 4 से ज्यादा बेटर रहेगा कि आप ये वाला स्ट्रक्चर बना दो,
थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखता है दिखने के अंदर, ठीक है। ज्यादा कम भी नहीं बनाने और बहुत ज्यादा हैवी भी नहीं करना डायग्राम को, वरना ये बहुत ज्यादा भद्दा लगता है, ठीक है। और कई बोलते हैं सर ये कितनी बार करते हो आप, भैया वहां पर एग्जामिनर चेक करने नहीं बैठेगा कि आपने कितने कर्व दिए हैं इसको, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो कितने भी। यहाँ पर एक्चुअली मैंने कितने बना दिए, 8 बनाए, और एक्चुअली ये एकदम अपने किसका डायग्राम बन रहा है, ये मिसेल का। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं, ध्यान रखना। ये सिंगल पार्टिकल जो दिख रहा है ये तो तेली गंदगी, इसको मिसेल नहीं बोलते, ये कंप्लीट स्ट्रक्चर मिसेल है। दिस इज द बॉल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत को समझाइए। यानी एक्सप्लेन द, जो न्यूलैंड्स होता है वो तत्वों के जो परिवर्तन होता है उनको दर्शाता है, ठीक है। इसमें ये पूछ रहा है, अष्टक सिद्धांत पूछ रहा है न्यूलैंड्स का, यानी लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ऑफ न्यूलैंड्स। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम परमाणु को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो जो पहला तत्व होगा और जो 8वां तत्व होगा उसके गुणधर्म एक दूसरे से समान मिलते हैं। इसने ये जो तत्व जमाए थे संगीत के 8 सुरों के आधार पर जमाए थे, यानी सारे गामा पाधा नीसा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डो रे मी फो सा ला टे, ऐसे कुछ है, वो आप चेक कर लेना। इसके अकॉर्डिंग इसने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया था। तो फर्स्ट एलिमेंट और 8th एलिमेंट के जो प्रॉपर्टीज थी वो दोनों एक दूसरे से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स यानी न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे सेक्शन सी में। हमारे पास सेक्शन सी आ चुका है। सेक्शन सी ये कहता है कि सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न संख्या 17 से 20 के उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इनकी शब्द सीमा फिक्स है 100 शब्द, ठीक है ना। हाँ, आपको बड़ा क्वेश्चन करना है भाई, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें 17वां क्वेश्चन है अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम तथा 2 कार्य लिखिए। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा है राइट द नेम एंड 2 फंक्शंस ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ओवेरीज। यानी हमारे पास जो अंडाशय होते हैं, मादाओं के अंदर जो अंडाशय होते हैं, उससे कौन सा हार्मोन मिलता है आपको पता है, वहां से एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा और उसके 2 फंक्शंस। एस्ट्रोजन हार्मोन के 2 फंक्शन, देखो ये वुमेन्स के अंदर यानी गर्ल्स के अंदर प्यूबर्टी को डिसाइड करता है ये हार्मोन, जैसे मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन करता है, ठीक है। वैसे फीमेल्स के अंदर ये क्या करता है, उनकी प्यूबर्टी के अंदर जो चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर, आप इसमें कोई भी 2 चेंजेस लिखने आपको लिख सकते हो। जैसे आप लिख सकते हो कि उनकी आवाज पतली हो जाती है, ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो जाता है, यानी उनका जो सीने का आकार है बड़ा हो जाता है, और भी इसके अलावा बहुत सारे हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको बस 2 ही लिखने थे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे समजात एवं समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए। देखिए समजात और समरूप अंगों को परिभाषित कीजिए, और ये इसने पूछा है 3 मार्क्स के अंदर। तो आपको एक्चुअली इसमें एग्जाम्पल भी देने हैं और इसको समझाना भी है। समजात अंग अपन बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन की बात चल रही है यहाँ पर। समजात अंग कौन सा होगा, जिनका स्ट्रक्चर सेम हो और फंक्शंस डिफरेंट हो, ठीक है। यानी जिसका जो संरचना होगी वो एक जैसी होगी और कार्य अलग अलग होंगे। इसका जस्ट अपोजिट कौन हो जाएगा, एनालोगस ऑर्गन, जिसको हम समरूप अंग बोलते हैं, यानी उनके कार्य समान होते हैं और जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम होगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल आपको लिखा रखे हैं डायरेक्टली, उसमें आप देख सकते हो, और इसके साथ साथ बुक के अंदर इसके डायग्राम्स के साथ हमारी क्लास में हमने डीपली बहुत समझाया इसको, ठीक है। बिल्कुल, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। देखिए ये जो चैनल है ये आपके ये कंप्लीट समर्स में भी रन करेगा, ठीक है। तो आप जैसे बोर्ड क्लासेस की प्रिपरेशन करनी हो, और जो विद्यार्थी बोर्ड क्लासेस में नहीं है, हायर लेवल रीड क्लासेस में भी है, ठीक है, तो उनके लिए भी ये चैनल बहुत ज्यादा हायर लेवल का कंटेंट लेकर आने वाला है, ठीक है। ये चैनल पूरा स्टडी के लिए डेडिकेट होने वाला है। तो अभी ये जस्ट स्टार्टिंग है, आप अभी सब्सक्राइब कीजिए और आगे जाके आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ हमारे टेलीग्राम लिंक हम नीचे डाल देंगे, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, और साथ के साथ सब्सक्राइब करके साथ लाइक का बटन जरूर दबाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तारे टिमटिमाते क्यों प्रतीत होते हैं, समझाइए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 11 से आया हुआ है, ठीक है। बताइए सर हिंदी में। बिल्कुल, ये प्रकाश के परावर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जब सूर्य का प्रकाश परावर्तन की अनुपस्थिति के अंदर अपन को प्रतीत नहीं होता, तो ये एक दूसरे से प्रभावित होने के कारण तारे टिमटिमाते हैं। देखो ये बोलता है व्हाई डज स्टार सीम्स टू बी ट्विंकल, ठीक है। तो एक्चुअली तारे टिमटिमाते क्यों हैं, ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण, यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो प्रकाश आता है सूरज से, वो बार बार देखो पृथ्वी के जो एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप्स की लेयर्स पाई जाती हैं, ठीक है। उनका डेंसिटी यानी घनत्व भी अलग अलग होगा। तो जब वो एक परत से दूसरी परत में एंटर करेगा तो उसका बारंबार क्या होगा, अपवर्तन होगा, यानी रिफ्रैक्शन होगा। इसी कारण जो प्रकाश आएगा वो जिगजैग आता हुआ प्रतीत होता है, यानी हमको तारा कैसा दिखेगा, टिमटिमाता हुआ, ट्विंकलिंग करता हुआ। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है खतरे के संकेत सिंगल का लाल रंग क्यों होते हैं? क्योंकि उसकी जो तरंग दे रहे हैं यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। दैट मींस जितने भी
जो बिग पार्टिकल्स हैं एनवायरमेंट के अंदर, लाइक पॉल्यूशन हो गया, गैस हो गई, वो क्या करते हैं, इसको डेविएट नहीं कर पाते, उसका विक्षेपण नहीं कर पाते, उसको मतलब प्रकाश की जो तीव्रता वो होती है उसको कम नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तरंग बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 1 का। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, सेकंड, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, जब हमारे पास रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक 2 होंगे और प्रोडक्ट्स हमारे पास सिंगल होंगे, यानी उत्पाद हमारे पास एक होगा। जैसे एग्जांपल सिंपल सा ले लो आप, C+O2, बहुत ज्यादा सिंपल एग्जांपल है, इससे ज्यादा सिंपल और कुछ हो ही नहीं सकता पूरी केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद में वियोजन की बात करो आप, तो अभी अभी मैंने विस्थापन की डेफिनेशन लिखी थी, रिएक्शन भी लिखी थी, ठीक है। तो उसमें आपका क्या बन रहा था, ZnO+CO2। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास अभिकारक यानी रिएक्टेंट 1 है और उत्पाद कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी हमारी, वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट, आपको आंसर के साथ इनकी जो अभिक्रिया है वो भी लिखना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन डी की बात करेंगे। चलिए जी, अब सबसे बड़ा सेक्शन आने वाला है, सेक्शन डी। अभी तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा सिंपल पेपर चल रहा है, 1-2 क्वेश्चन जरूर इसके हायर लेवल जो कंसेप्ट होते हैं, कंसेप्ट भी नहीं बोलूंगा मैं, आपकी थिंकिंग पे डिपेंड करता है वो एक्चुअली। बिल्कुल। सेक्शन डी में बात करते हैं, निम्नात्मक प्रश्न 21 से 23 उत्तर पुस्तिका में लिखे, इनकी शब्द सीमा होगी 250 250 वर्ड। तो आपको एक्चुअली इसमें फॉर अबाउट 2 और 3 पेजेस के बीच में आपको राइट डाउन करना है, बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए। देखिए इसके अंदर कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं दिया इसने, 250 वर्ड्स का इसने पार्ट कर रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बात में इसने पूछा है वायवीय श्वसन को परिभाषित कीजिए, यानी इंग्लिश में बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो वायवीय श्वसन होगा जो वायु की उपस्थिति में होता है, और वायु की उपस्थिति में हम जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, लाइक ह्यूमंस की बात कर लीजिए, हम सब जो श्वसन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, यानी वायु की उपस्थिति में। तो ऐसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे हम क्या बोलते हैं सर, वायु श्वसन, याने एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली आपने पढ़ा होगा कि जो ग्लूकोज पायरुवेट में चेंज होता है, पायरुवेट के बाद में वो 3 स्टेप्स आती हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और लेक ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको वो वाली जो रिएक्शन दे रखी है वो लिख देना, रिएक्शन नहीं एक्चुअली वो उसमें डिफाइन किया हुआ है कि वायु श्वसन में क्या होता है, क्या होता है, ध्यान से देखना, डायग्राम के तौर पे समझाया हुआ उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसमें वायु श्वसन के अंदर हमारे पास जो ग्लूकोज होगा, सॉरी पायरुवेट, ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ये किस में चेंज हो जाएगा हमारे पास, ये होगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है। इसी के अंदर तो ये आप प्लस जल और एनर्जी, या आप लिख सकते हो, यानी इसको हम पायरुवेट बोलेंगे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये एक्चुअली वायु श्वसन के अंदर लिखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाइए, यानी एक्सप्लेन एयर पैसेज ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपको एक्सप्लेन करना है। एंड एक्चुअली दिस इज क्वेश्चन नंबर, इसके जो मार्क्स है इसने में डिफाइन कर रखे 2 मार्क्स का ही, ठीक है। एक्चुअली आपको यहाँ पर ध्यान से देखने, आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना था कि मानव के श्वसन तंत्र के वायु मार्ग को समझाना है, ना कि पूरा श्वसन तंत्र समझाना है। अब आपने मान लो कूपिका के अंदर यानी एल्विलाई के अंदर तक का जो पूरा सिस्टम है समझा के आ गए तो कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली वो आपको लिखना ही नहीं था। आपको लिखना कहाँ तक है, जब हमारे पास कंठ होते हैं, कंठ यानी हमारे पास जो फेरिंग्स होते हैं और लिरिंग्स होते हैं, यहाँ तक की प्रॉपर्टीज लिखनी थी आपको कि क्या होता है। जैसे हम श्वसन करते हैं, रेस्पिरेशन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नसल पैसेज में से जाएगा जिसको हम श्वास नली बोलते हैं, ठीक है। हमारे नासा द्वार में से जाएगा, नासा द्वार में हमारे पास महीन बाल होते हैं, ठीक है, और श्लेष्मा होता है जो धूल मिट्टी के कणों को वहां रोक लेता है, ठीक है। यानी हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो नसल पैसेज में क्या होते हैं, रुक जाते हैं। उसके बाद में हमारे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज यानी श्वसन नली से होते हुए नीचे आता है, तो वहां तक आपको प्रोसेस समझाना था। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाए, वेरी सिंपल, ये लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर भी आया हुआ, ठीक है। तो अब इसका और वाला भी देख लीजिए, मान लीजिए आपने तीनों क्वेश्चन नहीं किया, आपको नहीं आते, कोई बात नहीं, और वाला भी हम सोल्व कराते हैं। बिल्कुल। तो इसमें देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसने पूछा है पाचन को परिभाषित कीजिए। बिल्कुल। पाचन यानी इसने पूछा है डिफाइन डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है, हमने इसकी डेफिनेशन भी अच्छे से पढ़ाई हुई है। मतलब भोजन के जो विलीय अविलीय पदार्थों को खंडित, देखिए पाचन जो होगा, पाचन का मतलब क्या होता है, जो भी हम खाना खाते हैं उसमें
काफी कठोर पदार्थ भी होते हैं और मान लीजिए बहुत सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, वो पाचन के होने के बाद वो क्या हो जाता है, विलेय पदार्थ बन जाएंगे। जैसे अविलेय पदार्थ ले लिया आपने भोजन के अंदर, ठीक है, पचाने के बाद वो विलेय बन जाएंगे, ठीक है। हार्ड सब्सटेंसेस हैं आपके पास जो सॉफ्ट पार्टिकल्स में चेंज हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। भोजन के जो टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद में हम क्या करते हैं, इससे एनर्जी ग्रहण करते हैं, यानी ऊर्जा का अवशोषण होता है इससे। तो ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाएगी, पाचन कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका को समझाइए। ठीक है, अब अग्नाशयी रस की टोटल भूमिका को समझानी। अब देखिए ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब आपको इसमें पूरा, वैसे तो जो मेरे स्टूडेंट्स है उसको मैंने चार्ट लिखा रखा था पूरा, तो आप जिन्होंने वो चार्ट याद किया है, एक्चुअली इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इसके अंदर। बाकी वो चार्ट हम यहाँ पर भी बना रहे हैं, आप देखकर उसको नोट डाउन कर सकते हो, या फिर आप देख सकते हो कि आपने ऐसा लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है। तो वो जो हमारे पास वो बनेगा चार्ट, वो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। अपन बात करेंगे 21वां के सेकंड पर्सन की, जो अथवा का सेकंड है। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस। 21वें के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका को समझाइए। देखिए इंग्लिश में इसको बोल रखा है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ पैनक्रियाटिक जूस इन डाइजेशन ऑफ द फूड, ठीक है। तो एक्चुअली पैनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सामने बोर्ड पे हमने लिखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर। अग्नाशय यानी पैनक्रियास रिलीज करता है अग्नाशय रस यानी पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें 3 एंजाइम पाए जाते हैं, जिसमें से पहला है एमिलेस, सेकंड है ट्रिप्सिन और थर्ड है हमारे पास लाइपेज। एमिलेस का जो फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है हिंदी के अंदर। एमिलेस का फंक्शन होता है स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करना, ठीक है, यानी यहाँ पर स्टार्च को जो ग्लूकोज में चेंज करेगा वो होता है हमारे पास एमिलेस, ठीक है। ट्रिप्सिन एंजाइम देख लीजिए यहाँ पर प्रोटीन को किस में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स के अंदर। और लाइपेज एंजाइम किस में चेंज करेगा, फैट को ये करेगा फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल के अंदर। समझ में आ रही चीज? ये हमारे पास कंप्लीट एक हमने क्लासेस के अंदर एक्चुअली पढ़ा भी हुआ है। ये पूरा चार्ट मैंने बनवाया भी था, और एक्चुअली ये चार्ट से आपको पूरा अग्नाशय याद हो जाएगा, ठीक है। ये इसको याद करने की बेस्ट ट्रिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मानव के पाचन तंत्र आहार नाल की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए इसका नामांकित चित्र आपको किताब में मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही बिल्कुल चैप्टर नंबर 6 का फर्स्ट ही ये हमारा डायग्राम ही है, ठीक है। वेरी सिंपल है और ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन, एक अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए, जबकि एक बिंब उसके फोकस ऐप पर स्थित हो। देखिए यहाँ पर आपको अवतल दर्पण की बात करेंगे, किसकी? अवतल दर्पण। देखिए अगर आपने वहां पर डायग्राम हाथ से बनाया तो आपके चांसेस हैं कि नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल विदाउट कंपास यानी प्रकार के और इसके लिए डायग्राम नहीं बनते, पीरियड नहीं बनाना है इसको। और इसके बाद में आपको इसके अंदर नोमेनक्लेचर भी करना है, यानी नाम भी जरूर लिखना है कि कौन सी चीज कहां पर बनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अवतल दर्पण की, वो कुछ ऐसा बनता है, ये यहाँ से पॉलिश करना है, आपको पॉलिश करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास यहाँ P होता है, यहाँ पर C एंड यहाँ पर F होता है, फोकस। इसने कहां पर रखा है वस्तु को? फोकस के ऊपर, ठीक है। तो फोकस के ऊपर बहुत ज्यादा आपको बड़ी वस्तु बनानी नहीं थी, ठीक है। मैंने एक मॉडरेट साइज बना दी, तो लगभग ये मान लीजिए आप, ठीक है। अब इसमें पहली प्रकाश की किरण आप P से गुजार दीजिए, तो जैसे आ रही थी वैसे की वैसे निकल जाएगी। और सेकंड ध्यान रखना, अगर आपने यहां से लेकर फोकस से गुजार दिया, ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका थोड़ा सा गलत हो जाए। रीजन क्या है? वो कभी भी यहाँ से जाएगी नहीं। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि ये वस्तु से टकरा जाएगी। ये यहाँ से जा सकती है, सी से जा सकती है। तो सी से हम जानते हैं कि जो वक्रता केंद्र से, ठीक है, जिस माध्यम में आती है उसी में वापस लौट जाती है वक्रता केंद्र। सेंटर ऑफ कर्वेचर हम जानते हैं कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आती है, प्रकाश किरण जाएगी, वो उसी माध्यम से वापस लौट आएगी, ठीक है। यहाँ पर एक्चुअली एक दिखेगा कि आपको ये आगे जाके एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। समझ में आ रही चीज? अब प्लस आपको इसमें डिटेल ही लिखनी है, ये नहीं कि डायग्राम बना के छोड़ दिया। डिटेल में क्या लिखोगे? अब ये हमको एक दूसरे से पैरेलल मिल रही है यानी समांतर, तो ये कभी भी कटेंगे नहीं। तो आप इसकी पोजीशन कहाँ लिखोगे? पोजीशन कहाँ होगी सर इसकी? ये होगी अनंत पर, यानी एट इनफाइनाइट। बिल्कुल, इन्फिनिट भी बोल सकते हो। सेकंड, इसका साइज क्या होगा? अगर मान लो बहुत ज्यादा आगे जाके कट रही है तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होगा, यानी वेरी लार्ज, यानी लार्ज भी लिख सकते हो, अत्यधिक बड़ा, ठीक है। विवर्धित भी बोल सकते हो आप विवर्धित बोल सकते हो, बिल्कुल, ठीक है। बहुत अधिक विवर्धित भी लिख सकते हो इसको। अगला ये पूछेगा कि इसकी पोजीशन तो हमने लिख दी, और ये हमारा रियल होगा या वर्चुअल होगा, यानी वास्तविक होगा यानी आभासी। तो एक्चुअली ये एक दूसरे से रियल में घटेंगे आगे जाके, ये वास्तविक होगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा सर, और हमेशा वास्तविक कैसा होता है? उल्टा होता है, ठीक है। यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये आपको तीनों कंडीशन इसको बतानी है कि इसमें क्या चीज रिप्रेजेंट हो रही है, तीनों जरूर लिखनी चाहिए, ठीक है। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, यदि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है
तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल। ठीक है, अब हम जानते हैं कि इसकी हमको वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर देगा 40 सेंटीमीटर, तो इसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, जस्ट हाफ हो जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वेरी सिंपल है इसमें। अब एक चीज और ध्यान देना, इसने गोलीय दर्पण की पूछी है, तो यहाँ पर अगर आपने साइन कन्वेंशन यूज किया है यानी अगर चिन्ह भी लगाए, अब अवतल, इसने गोलीय दर्पण बोला है, ठीक है, तो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो ये इसने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पर माइनस लगा के आए हो या प्लस लगा के आए हो, ठीक है, तो वो हो सकता है गलत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इसने पूछा है गोलीय दर्पण, ये मेंशन नहीं किया है कि अवतल है या उत्तल है, यानी कॉन्वेक्स है या कॉनकेव। तो आपको ओनली यहाँ पर 7 ही लिख के आना है ना, उस पर माइनस नहीं लगाना। ठीक है, ओनली 7 आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अथवा की बात करेंगे। एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चिन्ह बनाइए जो चित्र, जबकि बिंब F1 और 2F1 मध्य स्थित हो। बाईसवें अथवा की बात करेंगे। एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना दर्शाने का किरण चित्र बनाइए जबकि बिंब F1 तथा F2 मध्य स्थित हो। मतलब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, F1 और 2F1 के मध्य। क्यों सर? यस सर, यहाँ पर हमको एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है यानी उत्तल लेंस, वस्तु को रखा है हमने F1 और 2F1 के मध्य। ठीक है, अगर हम वस्तु यहाँ पर रखेंगे तो देखो आपको एक प्रकाश किरण पैरेलल डालनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस डायग्राम के अंदर मैंने बोला था कि आपको एरो के निशान जरूर लगाने, विदाउट दैट ये आपके नंबर काट लेता है। ठीक है, बोर्ड वाला। तो अगर आपने यहाँ से डाला है, पैरेलल डालोगे तो F2 से गुजर जाएगा, और एक O से डालोगे, ठीक है, तो ऑप्टिक सेंटर से तो ये डायरेक्टली निकल जाएगी, तो ये एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे 2F2 से आगे जाके, तो जो इमेज बनेगी उसका साइज भी लार्ज होने वाला है, एंड दैट मींस ये रियल में कट रही है। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन कैसा हो रहा है, रियल, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी सर? इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा 2F2 से परे। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, साइज हो जाएगा इसका वस्तु से बड़ा यानी लार्ज, और पोजीशन देख लीजिए बियॉन्ड 2F2 यानी 2F2 से परे। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे अपन। यदि एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको लेंस की क्षमता यानी पावर ऑफ लेंस दे रखी है P = 2.5 डायोप्टर, तो इसका जस्ट इनवर्स क्या होता है, इसकी फोकल लेंथ होती है। तो P = 1/f, आप P की वैल्यू रखिए 2.5, तो F को जो डिनोमिनेटर में है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप तो F चला जाएगा और 1/2.5 हो जाएगा, तो आप सॉल्यूशन करके इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण दीजिए। बस वन ही देना है। देखिए यहाँ पर गंधीय सूचक वो होते हैं जिनकी स्मेल से हमको पता चलता है कि ये एसिड है या बेस है। ठीक है, जैसे लौंग का तेल, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स बोलते हैं। इसका मैंने एग्जांपल भी लिखा है, जैसे लौंग का तेल हो गया यानी क्लोव ऑयल हो गया। सेकंड आप लिख सकते हो प्याज का रस यानी ऑनियन। ठीक है, ऑनियन जूस आप लिख सकते हो। सेकंड सर, सेकंड जो 23वें का सेकंड है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित करने पर यौगिक A का सफेद अवक्षेप बनता है। यदि इसमें अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रभावित किया जाए तो एक जल में विलयनशील पदार्थ B बनता है। A व B के रासायनिक सूत्र तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण को लिखिए। देखिए एक्चुअली इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसने क्या बोला है कि चूने के पानी में CO2 प्रभावित करने पर एक यौगिक बनता है जो श्वेत अवक्षेप बनता है। यानी इंग्लिश में बोले तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कंपाउंड A इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग CO2 गैस इन लाइम वाटर। तो एक्चुअली लाइम वाटर हम जानते क्या होता है, ये होता है हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी चूने का पानी, और अगर आप इसमें से CO2 फ्लो करोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसके कारण ये जो पानी होगा वो दूधिया हो जाता है, यानी दूधिया का आप बोलोगे सफेद, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट क्रिएट कर लेगा। अब एक चीज इसने और पूछी, क्या होगा अगर इस मिक्सचर के अंदर अगर हम CO2 और ज्यादा गैस पास करेंगे। ठीक है, यानी इसमें कंटिन्यूअली ये प्रोसेस चलती रहेगी। यहाँ पर CO2 पास कर रहे थे, अब इसके अंदर भी अगर मैंने CO2 पास कर दी तो क्या हो जाएगा, तो इसकी एक आपको अलग से रिएक्शन लिखनी है जिसमें ये आएगा CaCO3। ये एक्चुअली सब क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है सर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसका फॉर्मूला ये होने वाला है, और ये आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन आपको लिखनी है और इसके फ्री में आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल वेरी सिंपल, ओनली रिएक्शन के ओनली रिएक्शन लिखना है, लेकिन रिएक्शन दोनों लिखनी है आपको। और इसी के साथ आपको दे रखा है ये A और B, तो एक्चुअली A तो ये होगा। ठीक है, और B इसने पूछा है कि रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला, तो B यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा कि A और B कहां से पूछा है। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल है। लास्ट क्वेश्चन सर।
जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन बात और करेंगे में, ठीक है, एक्चुअली पेपर पूरा हो चुका है और हम और वाला क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, पता है आपको? ये आसू जल यानी टैप वाटर भी बोलते हैं, जिसका पीएच लेवल बिल्कुल 7 होता है। यहाँ से इस वाटर में से करंट फ्लो कभी भी नहीं होता। लास्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड की बात करेंगे। सोडियम कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से यौगिक ए बनता है। ए को साधारण नमक भी कहते हैं। ए के जलीय विलयन में विद्युत प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ए का रासायनिक नाम तथा निहित रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए, इसमें भी आपको स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन लिखनी है। पहले जो इसने फर्स्ट लाइन के अंदर पहली रिएक्शन पूछी है वो लिखिए, फिर सेकंड पार्ट कीजिए। तो फर्स्ट रिएक्शन इसने क्या पूछी है? कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको किसकी रिएक्शन करानी है? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, इसकी रिएक्शन आपको करानी है HCl से। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा ये पूछ रही है, ठीक है। तो ए इज ऑल्सो कॉल्ड कॉमन सोल्ट। तो डेफिनेटली इसने ए का नाम खुद ही बता दिया। ये कॉमन सोल्ट आप जानते होंगे, NaCl होता है, ठीक है। तो यहाँ NaCl बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। जब आप इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपके 2HCl आएगा, ठीक है, यहाँ पर NaCl हो जाएगा और यहाँ पर ये एक्चुअली बैलेंस हो गई। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। राइट केमिकल नेम ऑफ ए एंड इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। देखिए यहाँ पर ये NaCl से क्या फॉर्म कर रहा है? NaOH, यानी ये नमक से बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्षार बोलते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन एक्चुअली क्लोर एल्कली प्रोसेस पूछ रहा है, ठीक है। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता होगा। क्लोर एल्कली प्रोसेस यानी क्लोर क्षार अभिक्रिया का समीकरण आपको लिखना है। क्लोर क्षार जो अभिक्रिया होगी हमारे पास, उसमें आपने देख रखी है कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, मतलब उसको पानी में घोलते हैं और उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेंगे। तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास? NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये रिएक्शन मैं यहाँ पर लिख देता हूं, NaCl प्लस H2। यहाँ पर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा NaOH के अंदर प्लस Cl2 के अंदर प्लस H2 के अंदर। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर 2 आएगा और एक्चुअली यहाँ पर भी 2 आएगा। एक मिनट इसको बैलेंस कर लेते हैं हम। 2 Na है, 2, हाँ यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये आपका फाइनल, आपको इनको बैलेंस करना वेरी कंपलसरी है। बैलेंस नहीं करोगे तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा और दोनों इक्वेशन लिखा वेरी कंपलसरी है, ठीक है। बैलेंस इक्वेशन लिखनी है आपको टोटली, ठीक है। आप रिएक्शन याद करके जाते हो, वहां पर आपके पास इनफ टाइम होता है, सफिशिएंट टाइम होता है कि आप बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। तो दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ 10th क्लास RBSc बोर्ड पेपर जो इस साल आया हुआ है। बहुत ही ज्यादा सिंपल टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था। जिसने पढ़ा है हमसे, जिसने रेगुलर क्लासेस ली हैं, उसके लिए बहुत ही ज्यादा सिंपल लेवल था, कुछ भी ज्यादा टफ नहीं था, ठीक है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्रधान सर GS साइंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अभी जैसे टाइम आने वाला है, जैसे गर्मियों की छुट्टियां आने वाली है आपके पास, ठीक है, समर वेकेशन आने वाले, तो आप फ्री मत बैठिए, इसके साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो भी वीडियोस आए आप उसे रेगुलरली देखिए, ठीक है। इस चैनल पर आपको स्टडी से संबंधित सारा कंटेंट अवेलेबल करा जाएगा। इसी के साथ आप खेमराज सर एजुकेशन को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। जो रीट लेवल एस्पिरेंट्स है वो वहां से एजुकेशन उनको हम प्रोवाइड कराएंगे, चैनल वहां से लगेंगे, वहां पर सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ठीक है। और इसी के साथ हम यहाँ पर ब्रेक लेंगे। ये पूरा सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराए, तो कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ऑल एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और अपने जो सेट वगैरह का एग्जाम होता है, CET का, सभी की तैयारी होती है। सभी की बैक टू बैक क्लासेस रहती है, हिंदी, संस्कृत और जीके की करंट की क्लास अपने कैमरा सर, हिंदी की क्लास कैमरा सर लेते हैं, साइंस की क्लास इंग्लिश मीडियम आशीष सर, हिंदी मीडियम में। और मतलब मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप हर जगह शेयर कर दो, हर जगह जितना शेयर करोगे उतना ही हम मोटिवेट होते हैं। लाइक करो। इसी तरह अपना रेस्पॉन्स बनाए रखिए इस चैनल पे और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।